नमस्कार, आपका स्वागत है द पैम्फलेट के आर्थिक मामलों के साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह देश और दुनिया के आर्थिक जगत की खबरें। शुरुआत करते हैं इस सप्ताह जारी की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी से। आरबीआई की ओर से हर 2 माह पर जारी की जाने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इस बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। इसका मतलब आरबीआई का रेपो रेट अब 6.5 यानी 6.5% के स्तर पर पहुंच गया है। आपको याद दिला दें कि रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। रिजर्व बैंक ने यह कदम एहतियात के तौर पर देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं, कर्ज महंगा करने से बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता में कमी आती है और लिक्विडिटी में कमी का मतलब पैसे की अवेलेबिलिटी कम, और पैसे की अवेलेबिलिटी में कमी का परिणाम वस्तुओं का पीछा करने वाले पैसे में भी कमी और उसका परिणाम महंगाई में कमी से होता है। यानी इकोनॉमी इज ऑल अबाउट द चेन रिएक्शंस। ऐसा नहीं है कि रेट में बढ़ोतरी केवल भारत का ही सेंट्रल बैंक कर रहा है। पिछले लगभग 1 साल से लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए दुनिया भर के देशों के सेंट्रल बैंक्स ब्याज दर बढ़ाने से खुद को नहीं रोक पा रहे। मॉनेटरी पॉलिसी के लिहाज से देखें तो महंगाई रोकने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के पास यह सबसे पोटेंशियल वेपन है। यह बात और है कि यह वेपन लगातार चलाया नहीं जा सकता। अब आते हैं कुछ राज्यों के इकोनॉमिक प्लान पर। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट असेंबली में पेश कर दिया। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार का अंतिम बजट 10 फरवरी यानी कल पेश किया। अब यह संयोग ही था कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष यानी 2022-23 का बजट पढ़ना आरंभ कर दिया। बाद में अब पॉइंट आउट किया गया कि एक बजट को 2 बार पेश करना सही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने फिर वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। असेंबली ने तब जाकर राहत की सांस ली। वैसे देखा जाए तो राहत की सांस असेंबली से अधिक जनता को है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह समझते हैं। शायद इसीलिए ही उन्होंने चुनावी घोषणाओं से भरा हुआ बजट दिया है। बजट में 100 यूनिट मुफ्त बिजली, बालिकाओं को फ्री स्कूटी, 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने जैसी घोषणाएं की गई। बजट में आर्थिक रूप से घातक पुरानी पेंशन स्कीम को और एक्सपेंड करने की भी बात कही गई है। और तो और राज्य में पत्रकारों को मोबाइल और टैबलेट बांटने की भी बात मुख्यमंत्री ने कह डाली। कुल मिलाकर कहा जाए तो बजट चुनावी घोषणा पत्र जैसा नजर आया। शासन की कमी को चुनावी वर्ष में वादे से ढकने का काम किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कर सकता है, यह हमें पूर्व में देश की इकॉनमी और वर्तमान में पड़ोसी देशों की इकॉनमी को देखकर लगाना चाहिए। अब चलते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल से सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की तरफ। जी, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस समिट में देश विदेश के बड़े कारोबारी और उद्योगपति सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि समिट में लगभग 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इससे मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में 92 लाख रोजगार पैदा होने की बात कही है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की राह में इसे सबसे जरूरी कदम बता रहे हैं। अब अगली खबर राज्यों के वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम, मुफ्त बिजली और अन्य वित्तीय रूप से कठिन लेकिन लुभावनी योजनाएं चलाने की तरफ इशारा करते हुए राज्यों को वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन लाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने ऐसे कदमों की तुलना कर्ज लेकर घी पीने से की। उन्होंने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और श्रीलंका की तरफ इशारा करते हुए कर्जों से होने वाले नुकसान के प्रति भी चेताया। इसी बीच एक बड़ी खबर देश के प्राकृतिक संसाधनों के विषय में आई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी में 59 लाख टन के लिथियम भंडार के आविष्कार की जानकारी दी है। लिथियम की यह खोज इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए सबसे आवश्यक वस्तु यही है। इससे पहले भारत में साल 2021 में कर्नाटक में लिथियम का एक छोटा भंडार मिला था। इस समय लिथियम बैटरी दुनिया भर में प्रेफर इसलिए की जाती है क्योंकि यह पर्यावरण के लिए कार्बन बैटरी से अधिक सुरक्षित होती है। अब तक भारत चीन, वियतनाम, जापान से लिथियम इंपोर्ट करता आया है और लिथियम बैटरी का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ऐसे में लिथियम भंडार का यह आविष्कार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि पर्यावरण को लेकर अपने कमिटमेंट के प्रति भारत भविष्य में देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को लेकर महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। भारत में लिथियम बैटरी के इंपोर्ट बढ़ने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले लगभग 6 वर्षों में भारत का लिथियम बैटरी इंपोर्ट 4 गुना बढ़ गया है। भविष्य में लिथियम की आवश्यकता वर्ष 2026 तक वर्तमान लेवल से लगभग 6 गुना अधिक होने वाली है। भारत में ईवी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और वर्ष 2022 में ही देश में 10 लाख से भी अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं। यह संख्या वर्ष 2030 तक कई गुना अधिक होने की संभावना है, जिसमें 2 व्हीलर सेगमेंट का सबसे अधिक योगदान होगा। अब बात एक आंकड़े की। कल देश के सांख्यिकी आयोग ने इंडस्ट्रियल आउटपुट का आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार देश में दिसंबर 2022 में कल कारखानों के कामकाज में तेजी आई है। इसका सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 144.7 पर रहा। इसके पिछले माह नवंबर में यह 137.4 पर था, यानी दिसंबर माह में इसमें 7.3 की वृद्धि हुई है। वहीं दिसंबर 2021 की तुलना में इसमें 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2021 में यह आंकड़ा 138.8 पर था। अब बात विदेश की। शुरुआत खराब आर्थिक हालातों से जूझ रहे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बेलआउट पैकेज को लेकर बातचीत कुछ बन नहीं पा रही है। मजबूर पाकिस्तान आईएमएफ की सभी शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन उसे डॉलर नहीं मिल रहे हैं। पाकिस्तान में 31 जनवरी से आईएमएफ और शहबाज शरीफ की सरकार के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट समझौता सामने नहीं आ सका है। अभी मामला एक दूसरे को कागज, नोट्स और ड्राफ्ट देने तक ही सीमित है। इस बीच पाकिस्तान का मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स और नीचे फिसल कर $2.9 बिलियन पर आ गया है। अब अगली खबर भारत के पुराने दोस्त रूस से जुड़ी हुई। भारत और रूस के बीच हो रहे व्यापार में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। गौरतलब है कि भारत पिछले वर्ष से ही रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक भी बन चुका है। कुछ ही दिन पहले रूस ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान मशीनरी स्विफ्ट से बाहर आने का फैसला भारतीय तेल खरीद पर भी लागू कर दिया है। हालांकि भारत और रूस दोनों ने मिलकर इसका भी रास्ता रुपए और रूबल में भुगतान के माध्यम से स्थापित करके कर लिया है। कुछ खबरों के अनुसार भारतीय खरीदार दिरहम के माध्यम से भी रूस को भुगतान कर रहे हैं, यानी भारत में रूस से आने वाला कच्चा तेल आता रहेगा। हम आपके लिए आने वाले समय में और ऐसी आर्थिक खबरें लाते रहेंगे। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।